हम रासायनिक समीकरण का पहला क्लास देख चुके थे। आज हम रासायनिक समीकरण का दूसरा क्लास देखेंगे और दूसरा क्लास के अंतर्गत जो आता है वो है मेरा तीसरा समीकरण है। हम बात करने वाले हैं तीसरे नंबर की तरफ में, जो है कि द्विविस्थापन समीकरण, द्विविस्थापन अभिक्रिया हम ले लेते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो आप बात करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें कि आयनों का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी Na2SO4 प्लस Na2SO4 प्लस BaCl2, एरो चिन्ह हो जाता है मेरा BaSO4 प्लस 2NaCl। तो हम क्या देखते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। हम जानते हैं क्लोरीन है और यहाँ सोडियम होता है, तो Na के पास हमेशा प्लस होता है और Cl के पास हमेशा माइनस होता है। तो इससे हमें यह पता चल जाता है ना कि Na हमेशा क्या बनाता है, Na प्लस और Cl माइनस बनाता है। ये अभिक्रिया करने के बाद तो वही प्रक्रिया होती है कि मेरा यहाँ से Na और यहाँ से Cl एक साथ आ जाता है और बना देता है 2NaCl बना देता है। यदि हम देखते हैं और मेरे पास बचता क्या है, SO4 प्लस यहाँ बच गया मेरा Ba, जो कि बना देता है BaSO4, जो आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं, जो एक प्रकार का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। सफ़ेद अवक्षेप बनता है। तो अब आप इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहें या अवक्षेपण अभिक्रिया कहें। अभिक्रिया कहें, बात बरोबर है, क्योंकि इसमें अवक्षेप प्राप्त हो रहा है हमें, तो दोनों अभिक्रियाओं को साथ ही अटेंड कर दिया। क्योंकि यदि हम Na2SO4 का अभिक्रिया यदि हम BaCl2 के साथ करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, BaSO4, जो कि एक प्रकार का अवक्षेप होता है, और 2NaCl, जिसमें कि आयनों का आसानी से आदान और प्रदान हो जाता है। इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है और साथ में ही इसे अवक्षेप प्राप्त होता है, इसलिए इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। मेरा अब अगला टॉपिक है उपचयन तथा अपचयन प्रकार के अभिक्रिया। इसके पहले मैंने देखा द्विविस्थापन और अवक्षेपण अभिक्रिया। अब हम देखने वाले हैं उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया के बारे में। तो उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है ना कि ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का O का योग होता है और इसमें जो होता है ना O का ह्रास होता है। अगर हम ह्रास की बात करें तो इसमें क्या हो गई, O की ह्रास हो गई। तो ये साला उपचयन में O का योग कर लेता है, ये ससुरा O का ह्रास कर देता है। तो इससे पता चलता है ना कि उपचयन में O का ऑक्सीजन का हमेशा योग हो जाता है और अपचयन में हमेशा ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है। यदि हम कुछ उदाहरणों पे चलते हैं तो देखते हैं 4Na, अगर इसमें O2 जोड़ देते हैं तो हो जाता है मेरा
तो ये हो जाएगा मेरा समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम करते हैं इसको, तो यहाँ ले लेते हैं 2Na और साथ में हो जाएगा यहाँ पे 2। अब सही है मेरा, तो 2Na + O2 एरो चिन्ह मेरा हो गया 2NaO, है ना। तो 2Na + O2 करेंगे तो 2NaO हमें प्राप्त होता है ना। तो ये कहलाता है सोडियम ऑक्साइड, यह कहलाता है मेरा सोडियम ऑक्साइड कहलाता है, और इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो ये जो मेरा अभिक्रिया कहलाएगा, ये अभिक्रिया कहलाएगा उपचयन प्रकार का अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। जबकि यदि हम बात करें कि CuO के पास पहले से अवेलेबल है ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ Cu ऑक्सीजन का त्याग कर देता है, ऑक्सीजन छोड़ देता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन का ह्रास कर रहा है। तो ये ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो ये मेरा जो समीकरण हो गया, ये हो गया अपचयन प्रकार का समीकरण, अपचयन अभिक्रिया। ये हो गया अपचयन अभिक्रिया, मतलब इसके पास पहले से ऑक्सीजन था, लेकिन Cu ने ऑक्सीजन का त्याग कर दिया, तो वह अपचयन अभिक्रिया हो गया। लेकिन कुछ अभिक्रिया में क्या होता है कि दोनों काम साथ हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं ZnO + C, यदि हम यहाँ देखें ZnO + C, तो यहाँ पे Zn के साथ O जुड़ा हुआ है, परंतु C कार्बन जो है वो बिल्कुल अकेला है। अब ये ससुरा अकेला है, तो ये तो सोचेगा ना कोई हमको किसी का साथ चाहिए, वो तो साथ लेगा ही किसी का। अब वो किसका साथ लेता है, वो क्या करता है कि जैसे Zn ऑक्सीजन का ह्रास करता है, ये ह्रास किया तो ये हो गया अपचयन, ये हो गया अपचयन, ह्रास कर दिया। तो ये साला सोचता है क्या कि क्यों नहीं हम ऑक्सीजन को ले लेते हैं, तो ये फटाक से ऑक्सीजन को ले लेता है। तो ये हो गया मेरा उपचयन, उपचयन। तो हम क्या देखते हैं, यदि एक समीकरण में दोनों तरह के या दोनों प्रकार के समीकरण लागू हो जाए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलो बंद करो। बंद नहीं किया। हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला टॉपिक है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जहाँ हम बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में, तो जिस अभिक्रिया से ऊष्मा बाहर निकलती है, और जिस अभिक्रिया को ऊष्मा बाहर निकलती है, और ऊष्माशोषी में क्या होता है, हमें अलग से ऊष्मा देने की आवश्यकता पड़ती है, ऊष्मा इसे देने की आवश्यकता पड़ती है, तो वो ऊष्माशोषी कहलाता है। अब हम उदाहरण लेते हैं, जैसे हम पहले बात कर चुके थे C+O2, एरो चिन्ह CO2 प्लस ऊष्मा। ये क्या हो गया, यदि हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, और साथ में ऊष्मा भी प्राप्त होता है ना। यदि हम मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में प्राप्त होता है जल प्राप्त होता है, प्लस ऊर्जा या फिर ऊष्मा प्राप्त होता है।
हम क्या देख सकते हैं कि यदि हम मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, 2H2O प्राप्त होता है जिसे जल कहते हैं, और ऊर्जा के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ये मेरी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है जो कि ऊष्मा को बाहर निकाल रही है, जिससे भी इस ऊष्मा का प्रयोग खाना बनाने में या बहुत से अन्य प्रकार के कार्यों में कर सकते हैं। परंतु ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होती है कि जैसे कि हम ले लेते हैं CaCO3 एरोचिन CaO+CO2। यदि हम इसको ऊष्मा देंगे या फिर हम ऐसे समझें कि जो बाजार में चूना मिलता है, चूना पत्थर मिलता है, उसको घर लाएंगे और उसे गर्म पानी में डाल के छोड़ देंगे तो हमें क्या मिलता है कि वह ऊष्मा पाकर ये ऑटोमेटिक खौलने लगता है, उबलने लगता है और उबल कर बना देता है CaO+CO2। मतलब इसको अलग से हमें ऊष्मा देने की आवश्यकता पड़ती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के दरमियान हमें उसमें ऊष्मा अलग से देना पड़ता है, जबकि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, यह स्वतः ही ऊष्मा हमारे लिए उत्पन्न करता है जिसके हम विभिन्न कार्यों में उपयोग कर सकते हैं। आज इतना ही देखते हैं, हम कल के बाद हम आगे बढ़ेंगे। और अगर यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।